एक छोटा सा टाउन, जंगल में मिलने वाली लाश और 3 कत्ल जो सबको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। एक जर्नलिस्ट जो कहती है कि हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, लेकिन झूठ हमेशा कोई एक बोलता है। एक कॉप जो कानून से ज्यादा अपने राजों का वफादार है। एक पुराना बर्थडे नाइट, एक छुपा हुआ जुर्म और सालों बाद उभरने वाला खूनी बदला। जहां मोहब्बत अफेयर बन जाती है, दोस्ती नफरत में बदल जाती है और जिसे सब कातिल समझते हैं, असल में वो सिर्फ मोहरा होता है। क्योंकि जब सच सामने आता है तो पता चलता है कि सबसे खतरनाक कातिल वो होता है जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो। अगर तुम्हें सच से डर नहीं लगता, अभी सब्सक्राइब करो। एपिसोड 1 की शुरुआत जॉर्जिया के एक नेशनल फॉरेस्ट में होती है, जहां तेज बारिश हो रही होती है और एक औरत कार के ऊपर लेटे हुए मर रही होती है। ये सीन पूरे एपिसोड के सस्पेंस का टोन सेट करता है। फिर हम एना एंड्रयूज से मिलते हैं, जो एक जर्नलिस्ट है और अपने घर जल्दी जल्दी वापस आती है। वो पैनिक में है और अपना घर साफ कर रही होती है। उसका चेहरा एक इन्फेक्टेड दांत की वजह से फूला हुआ है और वो सोचती है कि चाहे किसी कहानी के 2 पहलू हों, हमेशा कोई ना कोई झूठ बोलता है। जैक हार्पर, एक कॉप और केयरिंग फादर, अपनी बेटी मैग के साथ रहता है और उनके साथ जैक की बहन जोई भी रहती है। जैक अपनी पार्टनर प्रिया के साथ वुड्स में मर्डर सीन को चेक करने जाता है। वो प्रिया को गाइड करता है कि सिर्फ फैक्ट्स पर ध्यान दो, अपने गट फीलिंग पर नहीं। जब वो डेड बॉडी देखते हैं, जैक डिक्लेयर करता है कि औरत चीटिंग कर रही थी क्योंकि उसके हाथ में वेडिंग रिंग है और उसे मल्टीपल टाइम स्टैब किया गया है। जैक कंट्रोल करना पसंद करता है। वो चाहता है कि सबसे पहले वो विक्टिम के हस्बैंड को बताए और फोन भी पहले वही देखे। वापस एटलांटा में एना अपनी मेडिसिन लेती है क्योंकि उसके पास दांत का ट्रीटमेंट करने का टाइम नहीं है। 1 साल के ब्रेक के बाद वापस काम पे आती है और देखती है कि उसकी टीवी एंकरिंग की जॉब अब लेक्सी जोन्स को दे दी गई है, जो एक प्रिटी ब्लॉन्ड और वाइट वुमन है। उसका बॉस जिम सिंपैथेटिक है और कहता है कि ये एना की रेस की वजह से नहीं हुआ। पता चलता है कि एना ने 1 साल पहले अपना बच्चा खो दिया था, इसलिए वो डिसअपीयर हो गई थी। एना कहती है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट कर सकती है और सजेस्ट करती है कि वो ढुलौनेगा के छोटे सदर्न टाउन में एक वाइट औरत के मर्डर की स्टोरी कवर करे। जिम हेजिटेंट होता है, लेकिन एक स्टोरी की परमिशन दे देता है। एना क्राइम सीन पे आती है, लेकिन पीछे रहकर देखती है कि बाकी रिपोर्टर्स जैक और प्रिया से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैक सबको शट डाउन करता है और एना उससे पूछती है कि क्या वो विक्टिम को जानता है। एना को देखकर जैक शॉक हो जाता है और भाग जाता है, जिससे प्रिया कंफ्यूज हो जाती है। रिचर्ड और एना होटल वापस जाते हैं और रिचर्ड क्यूरियस होता है कि एना ने जैक से क्या पूछा। एना उसको एवेसिवली टीज करती है और थोड़ी फ्लर्टेशन और मजाक भी होता है। इस दौरान जैक उनको दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब वो डिसअपीयर हो जाते हैं, जैक होटल मैनेजर से एना का रूम नंबर ले लेता है और अपसेट होता है जब सुनता है कि एना रिचर्ड के साथ इंटीमेट हो रही है। वो नॉक करता है और फिर छोड़ देता है। रिचर्ड कंफ्यूज होता है और एना बताती है कि जैक उसका हस्बैंड है। एना अपने फैमिली होम वापस आती है और माँ एलिस के साथ इमोशनल रियूनियन होता है। जैक भी वहाँ होता है और एना नाराज होती है, लेकिन जैक अपनी मदर का ख्याल रख रहा होता है क्योंकि एलिस को मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं। जैक चाहता है कि एना मर्डर केस छोड़ दे, लेकिन एना उससे कन्विंस कर लेती है कि वो रेचल हॉपकिंस का मर्डर कवर करे। वो एना की पुरानी फ्रेंड है। हमें ये भी पता चलता है कि जैक लास्ट ईयर अटलांटा जॉब खो चुका था और डिलामिगा में फंसा हुआ फील करता है। एना उसको टीज करती है और जैक रिटेलिएट करता है रिचर्ड का जिक्र करके, जिससे एना स्टॉर्म ऑफ कर जाती है। जैक मॉग चेक करता है और ऑटोप्सी से पता चलता है कि रेचल को 40 बार छोटी नाइफ से स्टैब किया गया था। रेड नेल्स डिस्ट्रॉय हो गई थी और डिफेंसिव वुंड्स नहीं थे, मतलब वो किलर को जानती थी। डॉक्टर टर्नर कहता है कि एक आदमी ने उसके साथ सेक्सुअल इनकाउंटर किया था और वो किलर हो सकता है। एना अपने पुराने सामान में एक हैंडी कैम फाइंड करती है, जिसमें उसकी स्वीट 16 बर्थडे पार्टी का टेप होता है। टेप में एना, रेचल, जोई, हेलेन और कैथरीन दिखते हैं। रेचल कैथरीन के नेल्स पेंट कर रही होती है और फिर वो सब वुड्स में पुराने रूइंस की तरफ जाते हैं। एना एक हैंडमेड फ्रेंडशिप ब्रेसलेट भी फाइंड करती है। डॉक्टर टर्नर पर सिमिलर ब्रेसलेट रेचल की मुंह में फाइंड करता है। जैक और प्रिया रेचल हॉपकिंस के घर जाते हैं और देखते हैं कि मिस्टर हॉपकिंस ने वाइफ मिसिंग रिपोर्ट नहीं की। वो रिच और ह्यूज घर में रहता है। घर के विंडो से कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैक घर जाता है और अपसेट होता है कि उसने मैग का 100 का प्रैक्टिस मिस कर दिया। न्यूज में एना रेचल हॉपकिंस का मर्डर रिपोर्ट कर रही होती है। जैक फ्यूरियस होता है, जबकि एना थोड़ी स्मग लगती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक रेचल के साथ कार में इंटीमेट मोमेंट में होता है और एना दूर से ऑब्जर्व कर रही होती है। ये सीन सस्पेंस और इमोशनल टेंशन सेट करता है। एपिसोड 2 की शुरुआत एना से होती है, जो अपने पुराने दोस्तों के सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक कर रही होती है। इसी दौरान उसकी नजर मैग की एक तस्वीर पर पड़ती है, जो जैक के साथ होती है।
तभी एक गुस्से में भरा हुआ जैक रूम में आ जाता है और एना पर इल्जाम लगाता है कि उसने सिर्फ अपना फायदा देखा और रेचल का नाम पब्लिकली एक्सपोज कर दिया। वो रिचर्ड के साथ एना के रिलेशनशिप पर भी जेलस होता है और उनके अलग होने का ब्लेम एना पर डाल देता है। एना पूछती है कि अगर उसने पूछा होता तो क्या जैक वफादार रहता, लेकिन दोनों को समझ आ जाता है कि अब ये बात बेमानी है। वो को एग्जिस्ट करने पर एग्री करते हैं, लेकिन एना अपनी पुशी नेचर नहीं छोड़ती। मॉर्ग में डॉक्टर टर्नर कॉप्स को फ्रेंडशिप ब्रेसलेट दिखाता है और जैक फौरन पहचान लेता है कि जोई के पास भी बिल्कुल ऐसा ही ब्रेसलेट था। टर्नर जैक से डीएनए स्वैब लेने को कहता है ताकि क्राइम सीन से मैच रूल आउट किया जा सके, लेकिन जैक बात को टाल देता है। इसी बीच प्रिया और जैक फाइनली डफी हॉपकिंस से मिलते हैं। डफी का बिहेवियर अजीब होता है। वो बिना झिझक बताता है कि वो इम्पोर्टेंट है और उसका और रेचल का ओपन मैरिज था। रेचल मर्दों और औरतों दोनों के साथ रिलेशनशिप्स रखती थी और उन लोगों को नीचा दिखाने में मजा लेती थी जो अक्सर स्ट्रेंजर्स होते थे। डफी के मुताबिक रेचल बहुत मीन थी और उसका करंट बॉयफ्रेंड ही शायद स्नैप कर गया हो। प्रिया इस थियरी से अग्री करती है, जो जैक को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो डफी की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें रेचल फोन पर बात करते हुए घर से निकलती है। थोड़ी देर बाद डफी बारिश में अपना डॉग वॉक करने जाता है और फिर वापस आता है। बातों बातों में वो स्लिप कर जाता है कि सुबह एना उससे मिलने आई थी और उसने बताया था कि शायद हेलेन को बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ पता हो। जैक इरिटेट हो जाता है और हेलेन को कॉल करता है, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करती। प्रिया को अंधेरे में रखने के लिए जैक उससे सिर्फ एक हंच पर काम करने को कहता है और जब प्रिया उसका पुराना एडवाइस याद दिलाती है तो वो उसे शट डाउन कर देता है। इसी वक्त जैक अपनी कार में रेचल का फोन ढूंढ लेता है। डफी उस फोन पर बार बार कॉल्स कर रहा होता है ताकि बैटरी ड्रेन हो जाए, जबकि कॉप्स ने उससे मना किया होता है। जब कॉप्स वहां से निकलते हैं, प्रिया बॉयफ्रेंड थियरी पर जोर देती है और कहती है कि शायद बॉयफ्रेंड ने 40 बार स्टैब इसलिए किया ताकि कॉप्स कंफ्यूज हो जाएं और नेल्स इसलिए ले गया ताकि अपना डीएनए छुपा सके। गुस्से और स्ट्रेस में जैक स्लिप कर जाता है और बता देता है कि हेलेन उसे जानती है और एना उसकी बीवी है। एना से बचने के लिए जैक हेलेन से मिलने से इनकार कर देता है, जो अब सेंट हिलेरिक्स की हेडमिस्ट्रेस है, वही पुराना प्राइवेट स्कूल जहां सब लड़कियां पढ़ती थी। दूसरी तरफ एना स्कूल की तरफ जा रही होती है और जिम को अपडेट कर रही होती है, जबकि पर्दे के पीछे जिम लेक्सी को तसल्ली दे रहा होता है कि एना अब कोई थ्रेट नहीं रही। लेकिन लेक्सी इस बात से अग्री नहीं करती, क्योंकि बी रोल फुटेज में वो एना को रिचर्ड के साथ फ्लर्ट करते हुए देख लेती है। स्कूल में एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एना स्कॉलरशिप पर स्कूल ज्वाइन करती है। उसकी माँ एलिस, जो रेचल के घर क्लीनर होती है, रेचल से कहती है कि एना से दोस्ती कर ले, लेकिन रेचल, जोई और हेलेन मिलकर एना का मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं। प्रेजेंट में हेलेन और एना का आमना सामना होता है और दोनों की कॉन्वर्सेशन बहुत वेनमस होती है। एना चाहती है कि कोई ऑफिशियली रिकॉर्ड पर यह बात कहे कि जैक और रेचल का अफेयर था, लेकिन हेलेन उसे मेंटली प्ले करती है। वो एना के मरे हुए बच्चे का जिक्र करती है और हिंट देती है कि शायद 20 साल पुराना कोई सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। एना कामली पॉइंट आउट करती है कि जो रेचल वो सीक्रेट जानती थी वो अब मर चुकी है। प्रेजेंट में जैक प्रिया को डफी के फोन रिकॉर्ड्स निकालने को कहता है। अकेला होने पर जैक रेचल के फोन का ट्रेस कैंसिल कर देता है और उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। प्रिया आ जाती है और उसे याद दिलाती है कि डीएनए स्वैब पेंडिंग है। जैक फिर हेलेन को कॉल्स करता रहता है और घर जाकर जोई का डीएनए लेने का प्लान करता है, लेकिन जोई घर पर नहीं होती, इसलिए वो मैग का डीएनए ले लेता है। इसी वक्त रिवील होता है कि मैग असल में जोई की बेटी है, लेकिन जोई एक एब्सेंट मदर है। इसी दौरान एना बाहर खड़ी सब कुछ देखती है और इमोशनल हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक और प्रेग्नेंट एना एक घर खरीद रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। प्रेजेंट में जोई एना को देखकर मिडिल फिंगर दिखा देती है। उधर डफी लगातार रेचल के फोन पर कॉल्स करता रहता है और प्रिया को इस पैटर्न पर शक हो जाता है। एना अपनी माँ एलिस के पास जाती है। एलिस इस वक्त लूसिड होती है और अपसेट होती है कि जैक ने एना को डिमेंशिया के बारे में बता दिया। वो कहती है कि वो खुद बताना चाहती थी, लेकिन एना गायब हो गई थी। एलिस एगशेल्स पका रही होती है और एना को इसकी हालत देखकर टेंशन होती है। वो एलिस को छोड़ना नहीं चाहती। तभी जिम का कॉल आता है कि लेक्सी मिसिंग है और वो चाहता है कि एना ये न्यूज कवर करे। एना हाँ कह देती है और एलिस से वादा नहीं कर पाती कि वो कब वापस आएगी। दूसरी तरफ डफी हेलेन को भी कॉल करता है और कहता है कि वो इस अरेंजमेंट से बाहर निकलना चाहता है। हेलेन रेचल की फोटो देखते हुए रो रही होती है। इसी वक्त प्रिया क्राइम सीन पर एक बूट प्रिंट डिस्कवर करती है जो बिल्कुल जैक के बूट जैसा होता है। जैक मॉर्ग जाता है और अपना डीएनए सबमिट करता है।
जब असिस्टेंट मॉर्चुरी असिस्टेंट डिस्ट्रैक्ट होता है, जैक रेचल के चेहरे पर फेस आईडी यूज करके उसका फोन अनलॉक कर लेता है और वो जल्दी से अपने और रेचल के मैसेजेस डिलीट करता है और हेलन के टेक्स्ट देख लेता है जहां सी रेचल को पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा होता है। हेलन लिखती है कि वो इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, लेकिन रेचल कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। हेलन पूछती है कि क्या रेचल ने जैक को डंप कर दिया और जैक शॉक हो जाता है कि हेलन को उनकी अफेयर का पता था। एपिसोड के एंड में हेलन क्रिसेंट को कॉल करती है और शेरिफ बार्न से बात करने को कहती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि कहानी अब और ज्यादा डेंजरस होने वाली है। एपिसोड 3 की शुरुआत आना के इस जुमले से होती है कि लोग असल में कभी चेंज नहीं होते। इसके बाद एक हाई स्कूल फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रेचल, हेलन और जोई मिलकर कैथरीन का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें यह अजीब लगता है कि कैथरीन की बहन इतनी कूल है जबकि कैथरीन खुद एक आउटकास्ट है। एना उस वक्त थोड़ी काइंडनेस दिखाती है और कैथरीन को लंच के लिए अपनी टेबल पर बुला लेती है, लेकिन रेचल एक घिनौनी ट्रिक करती है और कैथरीन को कोला में अपना पेशाब मिलाकर पिला देती है। कैथरीन गुस्से में आकर एना को ही जिम्मेदार ठहरा देती है। प्रेजेंट टाइम में जिम इस बात से इरिटेट होता है कि लेक्सी लास्ट मिनट पर शो से गायब हो गई है और वो एना को एंकरिंग जॉब वापस देने पर दोबारा सोचने लगता है। घर पर जैक रेचल और हेलन के बीच के मैसेजेस चेक करता है और ये देखकर शॉक होता है कि दोनों उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। उसे एक वीडियो भी मिलती है जिसमें रेचल और हेलन डफी के साथ बीडीएसएम प्ले में इन्वॉल्व होती हैं। ये वही वीडियो होती है जिसे हेलन किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी रेपुटेशन तबाह हो सकती थी। इसी वक्त मैग डिनर के लिए जैक को बुलाती है। जोई मैग के साथ बदतमीजी करती है और उसे भेजकर जैक से रेचल के मर्डर पर कन्फ्रंट करती है। पता चलता है कि मैग ने जोई को डीएनए स्वैप के बारे में बता दिया था। दोनों बहन भाई लड़ पड़ते हैं और एक दूसरे को इर्रेस्पॉन्सिबल कहते हैं, लेकिन जैक क्लियरली कहता है कि उसने रेचल को नहीं मारा। दूसरी तरफ प्रिया मॉग में अपना और डफी का डीएनए सबमिट करती है। मॉर्टेशन कैजुअली बताता है कि जैक यहाँ आया था और अपनी वेडिंग रिंग ढूंढ रहा था। प्रिया हैरान होती है क्योंकि जैक कभी रिंग पहनता ही नहीं। नेटवर्क स्टूडियो में लेक्सी बिल्कुल एयर टाइम से पहले आ जाती है और बहाना बनाती है कि वो अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए बेबी सिटिंग कर रही थी। जिम उसे अलाउ कर देता है कि वो एना को हटा दे और एना पब्लिकली ह्यूमिलिएट हो जाती है। रात को जैक हेलेन से पूछताछ के लिए जा रहा होता है कि प्रिया का कॉल आता है। वो बताती है कि डफी बार बार रेचल और हेलेन दोनों को कॉल कर रहा था और क्राइम सीन पर जो बूट क्वेंट मिला है वो साइज 10 का है। डफी का साइज 11 है, इसलिए वो फिट नहीं होता। प्रिया जैक से उसकी वेडिंग रिंग के बारे में भी पूछती है, लेकिन जैक बात को घुमाकर कहता है कि उसे सिर्फ डफी को टेल करना चाहिए। फिलहाल बात छोड़ देती है, लेकिन उसके पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोर्ड पर जैक अब सस्पेक्ट के तौर पर आ चुका होता है। इसी दौरान एक नेबर जैक को बताता है कि हेलेन अभी भी स्कूल में है। जब वो फोन नहीं उठाती तो जैक चैपल के रास्ते से स्कूल में ब्रेक इन करता है। उसे कुछ खास नहीं मिलता और वो निकल जाता है। उधर प्रिया डफी का पीछा करती है और देखती है कि वो बीडीएसएम गियर को डिस्पोज कर रहा होता है। जैक सुपरमार्केट जाता है और प्लास्टिक बैग्स खरीदता है। वहीं उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ती है, जो ब्लीच और हैमर ले रहा होता है। जैक को देखकर रिचर्ड पेटी मूव करते हुआ कॉन्डम्स भी खरीद लेता है। जैक और भी ज्यादा अनॉयड हो जाता है। जैक दोबारा क्राइम सीन पर जाता है अपने पांव कवर करके और उस रात का फाइनल हुकअप याद करता है। रेचल एना का मजाक उड़ा रही होती है और जैक अग्रेसिव हो जाता है। जवाब में रेचल उसके चेहरे पर नेल्स मारकर स्क्रैच कर देती है। प्रेजेंट में जैक कोथ विली से मिलता है, जो पास की सिमेट्री का ख्याल रखता है। बातों बातों में विली सीसीटीवी का जिक्र करता है। फुटेज चेक करने पर वो एक हुडेड फिगर को एक ग्रेवस्टोन के पास खड़ा देखते हैं जब एक कार वहां से गुजरती है। मर्डर 2 सितंबर को हुआ था और जैक को समझ आ जाता है कि उस दिन एना अपनी बेटी शार्लेट की डेथ एनिवर्सरी पर उसकी कब्र पर आई थी। एना डेल्होने का वापस ड्राइव कर रही होती है कि रेडियो पर एक गाना बजता है जो उसके लिए ट्रिगर बन जाता है। वो रोने लगती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जैक वही गाना अपनी रोती हुई बच्ची को सुना रहा होता है। एना ठीक महसूस नहीं कर रही होती, इसलिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इसलिए वो बच्ची को एलिस के पास छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में एना होटल रूम में उदास बैठी होती है और रिचर्ड उसका साथ देता है। दोनों लेक्सी के बिहेवियर को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एना को पता चलता है कि लेक्सी की कोई सिस्टर इन लॉ है ही नहीं। रिचर्ड बताता है कि लेक्सी की बहन मर चुकी है। एना सेल्फ पिटी में डूब जाती है और सोचती है कि क्या बुला इंसान बनना जायज हो जाता है जब जिंदगी आपके साथ बुरा करती है। इसी वक्त एलिस की हालत और बिगड़ जाती है। जैक उसे नंगी हालत में स्ट्रीट्स पर भटकते हुए ढूंढ लेता है।
जब एलिस होश में आती है तो जैक उससे मदद लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलिस कहती है कि वो अपनी पहचान खोने से बेहतर किसी एक्सीडेंट में मर जाना पसंद करे थी। वो जैक से भीख मांगती है कि वो एना के साथ रिकंसाइल कर ले, क्योंकि वो अभी भी उससे प्यार करता है। जैक हिम्मत करके एना को टेक्स्ट करता है, लेकिन एना रिप्लाई नहीं करती। अगली सुबह जैक को कॉल आता है कि हेलेन का मर्डर हो चुका है। वो फौरन स्कूल पहुंचता है। वहां एना पहले से मौजूद होती हैं और जब वो जैक को देखती हैं तो मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल करती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि कहानी ने अब एक और डार्क मोड़ ले लिया है। एपिसोड 4 की शुरुआत एना की न्यूज़ रिपोर्ट से होती है, जहां वो क्लेम करती है कि शहर में एक सीरियल किलर मौजूद है। वो नरेशन में कहती है कि इंसान की सबसे खतरनाक आदत झूठ बोलना होती है। प्रेजेंट टाइम में जैक एना से सख्त सवालात करता है। एना बताती है कि हेलेन ने सुबह 7 बजे मिलने को कहा था। जब वो स्कूल पहुंची तो हेलेन की लाश मिल चुकी थी। उसने बॉडी की वीडियो बनाई और 45 मिनट बाद पुलिस को कॉल किया। जैक फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सीधा पूछता है कि रेचल के मर्डर के वक्त एना का एलिबाई क्या था। एना पीरियड जवाब नहीं देती। इससे जैक को शक होने लगता है कि शायद वो भी मर्डर्स में इन्वॉल्व हो सकती है। इसी बीच प्रिया अपनी बैकग्राउंड चेक कंप्लीट करती है और जैक को बताती है कि रिचर्ड पर पहले बैटरी असॉल्ट का केस था, जिसमें एक औरत जख्मी हुई थी। जैक एना को वार्न करना चाहता है, लेकिन एना निकल जाती है तो जैक गुस्से में रिचर्ड को धमकी देता है। जिम एना को कॉल करता है और बताता है कि नेटवर्क उसकी कवरेज से बहुत खुश है, लेकिन साथ ही प्रेशर डालता है कि वो और एक्सक्लूसिव्स लाए ताकि अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर सके। मजबूरन एना अग्री करती है और मेयर को कन्विंस करती है कि एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाए जहां रेसिडेंट सवाल कर सकें। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि हेलेन को रात 12 बजे एक कॉल आई थी, जबकि वो उस वक्त तक मर चुकी थी। उसकी आंखें जबरदस्ती बंद की गई होती हैं, फोरहेड पर लायर लिखा होता है और वही फ्रेंडशिप ब्रेसलेट उसके मुंह में होता है, लेकिन ये नया लगता है। जैक जोई के सामान में तलाशी लेता है और उसे बिल्कुल वैसा ही ब्रेसलेट मिलता है। जोई बताती है कि ये ब्रेसलेट्स एना ने अपने फ्रेंड ग्रुप के लिए बनाए थे। जैक को एहसास होता है कि ग्रुप के दरमियान बाउंड्रीज हमेशा ब्लर्ड रही हैं और जोई कंफर्म करती है कि रेचल इमोशनली एना की तरफ अट्रैक्ट थी। एक स्कूल टाइम फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां ग्रुप डायनामिक्स बहुत टॉक्सिक होती हैं। रेचल सेंटर में होती है और बाकी सब उसकी बात मानते हैं। कैथरीन को ग्रुप में फिट करने का ड्रामा होता है और रेचल पुरानी बदनामी को मजाक कहकर डिसमिस कर देती है, जबकि जोई और हेलेन चुपचाप हंस रही होती हैं। प्रेजेंट में अन्ना को पता चलता है कि एलिस के साथ रात को कुछ सीरियस हुआ था। एना परेशान हो जाती है और उसे मदद की जरूरत महसूस होती है। एलिस आखिरकार ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर देती है। उधर प्रिया हेलेन के मिडनाइट फोन कॉल को फॉलो करते हुए डिस्कवर करती है कि जैक ने रेचल के फोन का ट्रेस कैंसिल कर दिया था। कंफ्यूज होकर वो रेचल के फोन रिकॉर्ड्स ऑफिशियली रिक्वेस्ट करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले रिचर्ड एना को चेक करने आता है। दोनों के दरमियान एक सॉफ्ट सपोर्टिव मोमेंट होता है और रिचर्ड मजाक में कहता है कि एना गन लेकर घूम रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोग जैक पर चिल्लाते हैं। जैक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एना क्राउड को शांत करने का ड्रामा करती है, लेकिन बात को मोड़कर जूई को टारगेट कर देती है। माहौल गर्म हो जाता है, लोग लड़ने लगते हैं और एना दूर खड़े होकर स्मर्क करती है। जिम इस फुटेज को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी लेक्सी अनाउंस करती है कि वो डलाने गा रही है। वापस शहर में जोई एना को कन्फ्रंट करती है कि उसने जानबूझकर कियोस क्रिएट किया। जोई मजाक में खुद को सीरियल किलर के लेबल से जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे सीधी वार्निंग देकर डरा देती है। जोई को शक होने लगता है कि शायद उनका पुराना सीक्रेट इस सब से जुड़ा हुआ है। रिचर्ड एना से और क्लोज होना चाहता है, लेकिन एना डिसाइड करती है कि अब उसे जैक से बात करनी चाहिए। इसी दौरान लेक्सी आ जाती है और रिचर्ड से डफी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू फिल्म करवाती है। डफी ग्रीविंग हस्बैंड बनकर रिवॉर्ड अनाउंस करता है और लेक्सी का सेगमेंट हिट हो जाता है। जब रिचर्ड उससे कन्फ्रंट करता है, लेक्सी कहती है कि ये सब बदला है और फिर सिचुएशन और ज्यादा मिसी हो जाती है। रात को प्रिया एक ईयरबुक में ग्रुप फोटो देखती है जिसमें एना ब्रेसलेट पहने हेलेन, जोई और रेचल के साथ बैठी होती है। उसी वक्त पॉलिटिशियन प्रिया को कॉल करता है और बताता है कि जैक का डीएनए सैंपल क्रॉस कंटामिनेटेड है। दूसरी तरफ जैक और एना फाइनली आमने सामने बैठते हैं। एना मान लेती है कि वो वुड्स में थी और उसने जैक और रेचल को देखा था। जैक इंसिस्ट करता है कि उसने रेचल को नहीं मारा और अफेयर का कोई मतलब नहीं था। दोनों के दरमियान इमोशनल फाइट होती है। एना इनडायरेक्टली जैक को उनकी बेटी चार्लेट की डेथ का जिम्मेदार ठहराती है कि जैक हर चीज परफेक्ट रखना चाहता था और चार्लेट के पेन को इग्नोर कर गया। उसकी डेथ के बाद जैक चाहता था कि एना उसी तरह मौन करे जैसे वो कर रहा था। एना कहती है कि वो खुद को खाली महसूस कर रही थी, इसलिए वो चली गई। जैक माफी मांगता है और एना भी उसे छोड़कर जाने पर सॉरी कहती है। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, लेकिन एंड में एना का चेहरा ब्लैंक हो जाता है, जैसे वो कहीं और खो गई हो। एपिसोड 5 की शुरुआत एना और जैक के दरमियान ऑकवर्ड साइलेंस से होती है। दोनों के बीच जो रात गुजरी होती है, उसके बाद भी जैक का शक कम नहीं होता।
वो मानता है कि एना अभी भी मर्डर्स के बारे में कुछ छुपा रही है और उसे सच बोलने पर मजबूर करना चाहता है। एना अपनी नरेशन में कहती है कि वो गुस्सा छोड़ने वालों में से नहीं है। गुस्सा ही वो चीज़ है जो हर सुबह उसे उठने पर मजबूर करती है। डफी के रिवॉर्ड अनाउंस करने के बाद टिप लाइन बिल्कुल फ्लड हो चुकी होती है। शेरिफ बार्न्स आंसर्स चाहता है, जबकि जैक जोर देता है कि वो डफी को किलर प्रूफ करने के बिल्कुल करीब है। प्रिया अचानक इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देती है और एना को सस्पेक्ट बनाना शुरू कर देती है। वो पॉइंट आउट करती है कि रेचल के मर्डर के बाद एना का करियर फिर से ऊपर गया। फ्रेंडशिप ब्रेसलेट का लिंक है और विक्टिम्स ने किसी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं दिखाई। जैक डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन बार्न्स प्रिया को इस एंगल पर काम करने की इजाजत दे देता है। प्रिया को रोकने के लिए जैक और ज्यादा जोर डफी पर डाल देता है। जैक डफी को रेचल का फोन दिखाकर कन्फ्रंट करता है। उसका थ्योरी होता है कि सी असल में डफी क्लाइड है, जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो के जरिए औरतों को ब्लैकमेल करता था। जैक का मानना होता है कि डफी ने रेचल को इसलिए मारा क्योंकि वो उसे जलील करती थी। फिर जब उसे पता चला कि हेलन शेरिफ बार्न्स को सब कुछ बताने वाली है, तो उसने हेलन को भी मार दिया। डफी सिर्फ हंस देता है और उल्टा जैक पर इल्जाम लगाता है। वो कहता है कि उसे पता है कि जे असल में जैक है और सवाल करता है कि कहीं किलर खुद जैक तो नहीं। ये बात जैक को हिलाकर रख देती है और वो घबराहट में टिप लाइन के हर लीड के पीछे भागना शुरू कर देता है। आखिर एक पुरानी हुकअप से एक स्ट्रॉन्ग क्लू मिलता है। वो बताते हैं कि 18 मई को वो रेचल के साथ अटलांटा के लक्स 11 गया था। जब वो बाहर वेट कर रहा था, अंदर किसी ने रेचल को थप्पड़ मारा था। उधर प्रिया एना से क्वेश्चनिंग करती है। एना अनयूजुअल ऑनेस्टी दिखाती है और कहती है कि वो कभी भी रेचल, हेलन या जोए के ज्यादा करीब नहीं रही। वो ये भी मान लेती है कि हेलन की लाश मिलने के दिन उसने स्कूल में घुसकर लॉक खोला था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि ताला कैसे खुलता है। थोड़ी देर बाद प्रिया देखती है कि जोए प्ले स्टेशन आकर जैक से बहस कर रही है। जोए बहुत डरी हुई होती है और कहती है कि शायद वो नेक्स्ट विक्टिम हो सकती है। वो घबराकर बताती है कि स्कूल के दिनों में हेलन और रेचल अक्सर एना को बुली करती थी, जबकि वो खुद सिर्फ खामोश तमाशा देखने वाली थी। जोए हिंट देती है कि एना के स्वीट 16 पर कुछ बहुत बुरा हुआ था और शायद एना अब तक उसका बदला दिल में लिए बैठी हैं। इसी वक्त जैक को पता चलता है कि रिचर्ड लक्स 11 में रहता है। वो जोए की बात को नजरअंदाज करके सीधा रिचर्ड को कन्फ्रंट करने निकल जाता है। रिचर्ड एक बार में ढूंढ लेता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है। रिचर्ड कहता है कि 18 मई को वो मुल्क से बाहर था और उसका असॉल्ट केस असल में सेल्फ डिफेंस था। वो बताता है कि लेक्से की एक फीमेल स्टॉकर थी जो उस पर हमला कर बैठी थी। जैक इस कहानी पर यकीन नहीं करता। रिचर्ड जानबूझकर एना के साथ अपने रिलेशनशिप का हवाला देता है, जिससे जैक गुस्से में आकर उसे बुरी तरह पीट देता है। पुलिस स्टेशन में प्रिया जोए को उनकी पुरानी ग्रुप फोटो दिखाती है। जोए कैजुअली मेंशन करती है कि ये फोटो कैथरीन ने ली थी। प्रिया हैरान हो जाती है कि ग्रुप में एक 5वीं लड़की भी थी। वो ईयर बुक में कैथरीन ए केली को ढूंढ निकालती है। बार में एना पहुंचती है, लेकिन रिचर्ड के खिलाफ नहीं बल्कि जैक के सपोर्ट में। वो रिचर्ड को धमकी देती है कि अगर उसने चार्जेस प्रेस किए तो वो लेक्सी को उनकी अफेयर के बारे में बता देगी। रिचर्ड पीछे हट जाता है, लेकिन उनके दरमियान टेंशन बढ़ जाती है। रात को जब मैक स्लीप ओवर पर होती है, जोए बहुत पैरानॉइड हो जाती है। वो घर को लॉक करती है, खुद को काम करने के लिए बात लेती है। जैसे ही वो थोड़ी रिलैक्स होती है, अचानक कोई उस पर हमला कर देता है। इसी रात प्रिया को रेचल के फोन रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। उसमें डफी, हेलन और जैक से लगातार कॉल्स होती हैं। साथ ही प्रिया कैथरीन को सर्च करती है और एंड्रिया केली की ऑबिचुरी मिलती है, जो कैथरीन की बहन होती है। उधर होटल में किसी औरत की वजह से रिचर्ड और एना का रूम कैंसिल हो जाता है। रिचर्ड कहता है कि वो अपने इन-लॉज के लेक हाउस चल सकते हैं। रास्ते में एना को जगह पहचानी हुई लगती है और उसके जहन में एक भूली हुई याद वापस आ जाती है, उसका स्वीट 16। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गर्ल्स वुड्स में जाती हैं। कैथरीन बहुत डरी हुई होती है, जबकि एना उसे तसल्ली देती रहती है। रेचल कुछ लड़कों को बुला लेती है। एना और कैथरीन को ड्रिंक करा दी जाती है। फिर हालात बहुत खराब हो जाते हैं। कैथरीन के साथ बहुत बुरा जुल्म होता है, जबकि जोए, हेलन और रेचल हंस रही होती हैं। ये जिंदगी बदलने वाला ट्रॉमा होता है। प्रेजेंट में जैक घर पहुंचता है और बाथरूम में जोए की लाश मिलती है। लेक हाउस पहुंचकर रिचर्ड कहता है कि ये सब लेक्सी का आइडिया था। एना अनकंफर्टेबल महसूस करती है और वहां से जाना चाहती है, लेकिन तूफान की वजह से कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं होती। घर के अंदर
एना को हैमर और ब्लीच मिलते हैं जो उसे और भी परेशान कर देते हैं। रिचर्ड कहता है कि लेक्सी सिर्फ पुरानी बातें खत्म करना चाहती है। एना घर की फैमिली फोटोज देखती है। धीरे धीरे एक शॉकिंग सच सामने आता है। लेक्सी असल में केली फैमिली से है। एंड्रिया केली की ऑबिचुरी वहाँ होती है। कैथरीन की ग्रेजुएशन और ट्रांसफॉर्मेशन की फोटोज होती हैं। एंड्रिया ब्लॉन्ड होती है जबकि लेक्सी की वेडिंग फोटो में वो ब्रूनेट होती है, बिल्कुल कैथरीन जैसी। और तब एना को सच समझ आ जाता है, लेक्सी ही असल में कैथरीन है। फ्लैशबैक में केली फैमिली को लेक हाउस पर दिखाया जाता है। उनकी बड़ी बेटी एंड्रिया बिल्कुल रेचल जैसी बुली होती है और कैथरीन को तंग करती रहती है। कैथरीन अब अपना नाम लेक्सी यूज करती है जो उसका मिडिल नेम एलेक्सिस होता है। एक दिन बोट राइड के दौरान लेक्सी चुपके से एंड्रिया का इनहेलर खाली कर देती है। बीच झील में एंड्रिया को सांस लेने में मुश्किल होती है और वो वहीं सफोकेट होकर मर जाती है। प्रेजेंट में एना जैक को अपनी लोकेशन भेजकर कॉल करती है। जैक अभी जोई की मौत का गम मना रहा होता है, लेकिन जब एना बताती है कि असली किलर्स लेक्सी और रिचर्ड हैं, वो संभल जाता है। मगर बदकिस्मती से रिचर्ड ये बात सुन लेता है। वो गुस्से में फट पड़ता है और एना पर इल्जाम लगाता है कि वो एक मैनिपुलेटर है जो अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद करती है। इसी वक्त लेक्सी आ जाती है और गुस्से में एना पर हमला कर देती है, ये कहकर के उसने उसके शौहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फाइट के दौरान एना लेक्सी को शीशे की टेबल पर गिरा देती है। इसी वक्त जैक रास्ते में होता है। पुलिस को लेक हाउस से रेचल के नाखून और कत्ल का वेपन मिल जाता है। शेरिफ बार्न्स को याद आता है कि एंड्रिया की मौत के बाद लेक्सी पब्लिक में रोती थी और प्राइवेट में जश्न मना रही थी। इस बात पर माफी मांगती है कि उसने पहले कुछ नहीं कहा। प्रिया को गिल्ट होता है कि उसने टेक्निकली अनार्म्ड लेक्सी को मार दिया, लेकिन जैक उसे तसल्ली देता है कि वो ठीक रहेगी। एक रिचर्ड का लॉयर दावा करता है कि उनका इरादा एना को मारने का नहीं था, बल्कि वो और लेक्सी सब कत्ल का इल्जाम एना पर डालना चाहते थे। एना उन पर केस कर देती है और सेटलमेंट की बात होती है। उस झूठ, गुस्सा और कत्ल एलिस कन्फेस करती है कि असल किलर वही हैं। फ्लैशबैक्स में पता चलता है कि चार्लेट क्रिप डेथ से मरती है। एना के भाग जाने के बाद एलिस उसकी पुरानी टेप्स देखना शुरू करती है और स्वीट 16 वाली टेप तक पहुंच जाती है। रियलिटी ये होती है कि बॉयज कैथरीन को रेप नहीं करते। एना हैंडीकैम गिराकर उन्हें कैथरीन से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयज फिर एना को ही रेप कर देते हैं। एना कैथरीन से मदद मांगती है, लेकिन वो भाग जाती है। रेचल, हेलेन और जोई सिर्फ हंस रही होती हैं। एक और फ्लैशबैक में दिखाया एलिस फौरन उसे पहचान लेती है। एलिस अक्सर चार्लेट की कब्र पर जाती थी, जहां उसे रेचल और जैक के अफेयर का पता चलता है। चार्लेट की डेथ एनिवर्सरी पर जब वो एना को वापस आता हुआ और जैक को रेचल के साथ देखती हैं, वो बदला लेने का फैसला कर लेती हैं। वो मेमोरी प्रॉब्लम्स का ड्रामा करती हैं, रेचल का टायर स्लैश करती हैं, उसे कत्ल करती हैं। आ जाए क्लीनर होने की वजह से उसके पास स्कूल और जोई के घर की कीज होती हैं। वो हेलेन को इसलिए मारती हैं ताकि जैक और एना दोबारा करीब आ जाएं, और जोई को इसलिए ताकि एना को एक बच्चा मैग मिल जाए। एलिस हर कत्ल को इस तरह की जेल भेजना होता है, इसलिए वो रेचल के नाखून और वेपन लेक हाउस में प्लांट करती है। होटल रिजर्वेशन कैंसिल करवाना भी उसी का प्लान होता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जैक एना को बचा लेगा। लेक्सी के मरने पर भी उसे अफसोस नहीं होता। लेटर के आखिर में एलिस लिखती हैं कि वो उम्मीद करती हैं कि एना अपने बच्चों से भी वैसे ही मोहब्बत करे जैसे वो एना से करती हैं। लेटर पढ़ते हुए एना का चेहरा पहले शॉक में होता है, फिर धीरे धीरे एक स्मर्क में बदल जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसका बदला ले लिया होता है।